हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनेमिक्स और आज का है उसका लेक्चर नंबर 19। चैप्टर बहुत ही बड़ा है, इसके और 2-3 लेक्चर्स हो सकते हैं। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ द रोलिंग मोशन, लेकिन बोल नहीं सकते इस टॉपिक के 2-3 लेक्चर्स हो सकते हैं। इसको हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो सब लोग नोटबुक लेके बैठेंगे, पेन लेके बैठेंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत ही बड़ा है और बहुत ही ध्यान देना होगा, कंसंट्रेट करना होगा। उसके सिवाय आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो सब लोग कंसंट्रेट करेंगे। तो देखो बच्चों, रोलिंग मोशन हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। उसके पहले मैं आपको एक एनिमेशन नहीं, एक एक्टिविटी दिखाती हूँ। देखो, ये रिंग यहाँ पे मैंने रखी है। ये रिंग को हम लोग यहाँ से यहाँ तक लेके जाने वाले हैं, लेकिन कुछ अलग तरीके से। देखो, डायरेक्टली मैं ऐसा नहीं ले रही। इस रिंग को अगर हम ऐसे लेके गए तो दिस इज द ट्रांसलेशनल मोशन। ये स्ट्रेट पाथ में जा रही है, मतलब ये कौन सी होगी? ट्रांसलेशनल मोशन। लेकिन ये रिंग को मैं वहाँ तक ऐसे लेके जाने वाली हूँ। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मैं इसको ऐसे रोटेट करके यहाँ तक लेके जा रही हूँ। मतलब ये रिंग जो है ये ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रही है, और जब मैं उसको ऐसे रोटेट करती हूँ तो वो रोटेशनल मोशन भी कर रही है। मतलब ये रिंग को लीनियर मोशन भी है और सर्कुलर मोशन भी है। रिंग है, अगर डिस्क होती तो हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं, लेकिन ये रिंग है, मतलब इसके सभी पार्टिकल्स अलॉन्ग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल है। सभी पार्टिकल्स अलॉन्ग द सर्कमफरेंस रोटेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये रिंग रोटेशनल मोशन भी कर रही है और ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रही है। तो जब दोनों मोशन साथ में कोई ऑब्जेक्ट करता है तो उस टाइप की मोशन को हम लोग बोलते हैं रोलिंग मोशन। दैट मीन्स रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन, और वी कैन से सर्कुलर मोशन प्लस लीनियर मोशन। ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब आता है तो उस टाइप की मोशन को हम लोग बोलते हैं रोलिंग मोशन। जैसे कि ये रिंग कर रही है, दिस इज ट्रांसलेशनल मोशन एंड दिस इज द रोटेशनल मोशन। ओके, तो इसको हम आज डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। मतलब क्या स्टडी करने वाले हैं कि जब ये रिंग का पार्टिकल रोलिंग मोशन करता है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, उस वक्त उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा। कौन सा डिस्प्लेसमेंट हम लोग लेंगे, लीनियर वाला लेंगे कि सर्कुलर वाला? कौन सा वेलोसिटी लेंगे, एंगुलर वेलोसिटी लेंगे कि लीनियर वेलोसिटी लेंगे? कौन सा एक्सेलरेशन लेंगे? ये सभी चीज़ें हम लोग इसमें स्टडी करने वाले हैं। उसके साथ साथ काइनेटिक एनर्जी, और तो और ये रिंग को अगर हम इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे रोटेट करने के लिए रख दे तो उस वक्त उसमें क्या चेंजेस रहेंगे, उसमें इसकी एनर्जी क्या रहेगी, उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा। ये सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगर ध्यान दिया, समझ में आया तो इंटरेस्टिंग है। तो सब लोग ध्यान दो और ठीक से समझो। मतलब देखो, ये रिंग मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। डायग्रामेटिकली हम लोग इसको दिखा सकते हैं। ये रिंग का ये सेंटर है। ये रिंग को 2 वेलोसिटीज़ है। एक तो ये रिंग ऐसे भी जा रही है, मतलब इसके पास लीनियर वेलोसिटी जो हम v से डिनोट करेंगे, जो इस डायरेक्शन में जा रही है। और दूसरी रिंग ऐसे रोटेट भी हो रही है, मतलब रिंग के पास एंगुलर वेलोसिटी है जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। कंसिडर करते हैं इस रिंग की रेडियस हम r से कंसिडर करते हैं। r इज द रेडियस, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड v इज द लीनियर वेलोसिटी। और अगर हम कोई यहाँ का पार्टिकल, सपोज मैंने यहाँ पे एक पार्टिकल कंसिडर किया, दैट पार्टिकल इज सपोज टू बी p। तो ये पार्टिकल जब ये रिंग रोटेट होते होते यहाँ तक आएगी तो ये पार्टिकल भी यहाँ तक आएगा, बट ये पार्टिकल हमें अभी यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये पार्टिकल यहाँ पे आने के बाद यहाँ फिर यहाँ कहीं तो भी वो रोटेट होके कुछ एंगल बना के उतना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया होगा और ये डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया, मतलब दोनों डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किए, एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट और दूसरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये सभी चीज़ें हम लोग स्टडी करने वाले हैं। लेकिन देख लेते हैं पहले रोलिंग मोशन की डेफिनेशन क्या है। देखो बच्चों, डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ। ये रिंग हमने कंसिडर की तो यहाँ पे देखो, ये सभी पार्टिकल, सपोज यहाँ पे मैंने एक पार्टिकल कंसिडर किया, यहाँ पे एक पार्टिकल कंसिडर किया, तो ये सभी पार्टिकल ऐसे रोटेट हो रहे हैं और उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। लेकिन एक पार्टिकल जो है वो सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। वो पार्टिकल कौन सा है? मतलब वो पार्टिकल सिर्फ हमें ऐसे जाते हुए दिखाई दे रहा है, वो ऐसे रोटेट नहीं हो रहा है। ज़रा सोचो, वो पार्टिकल कहाँ पे होगा?
वो पार्टिकल है इस रिंग का सेंटर। तो देखो ये सेंटर का जो पॉइंट है ये ऐसे रोटेट नहीं हो रहा है, एक्चुअली इस सेंटर के अराउंड सभी पार्टिकल्स रोटेट हो रहे हैं, बट ये सेंटर वही का वही है। ये बस कहाँ से कहाँ जाते हुए आपको दिखाई दे रहा है। आप अगर यहाँ पे खड़े हो और उसको यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको ये पार्टिकल बस ऐसे जाते हुए दिखाई देगा। बाकी सभी पार्टिकल आपको ऐसे भी रोटेट हुए दिखाई देंगे और ऐसे जाते हुए भी दिखाई देंगे। मतलब बाकी पार्टिकल्स को लीनियर वेलोसिटी भी है, एंगुलर वेलोसिटी भी है, बट यहाँ का जो पार्टिकल है उसको सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन है, उसको सिर्फ ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी है। इसीलिए यहाँ पे वी सेंटर ऑफ मास भी कहा जाता है, लीनियर वेलोसिटी को वी सेंटर ऑफ मास भी कहा जाता है। तो इसी के आधार पर इसकी डेफिनेशन देखो क्या बनती है। रोलिंग मोशन ऑफ अ बॉडी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ अ सेंटर ऑफ मास। इसकी ट्रांसलेशनल मोशन, क्योंकि ये सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो ये इसकी डेफिनेशन है रोलिंग मोशन की। तो यहाँ पे दोनों मोशन आ गई, देखो एक ट्रांसलेशनल मोशन भी आ गई और दूसरी रोटेशनल मोशन भी आ गई। तो ये दोनों मोशन का कॉम्बिनेशन होता है रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज़ द ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। तो इसको ऐसे भी बोला जाता है, जिसमें ट्रांसलेशनल मोशन भी होता है, रोटेशनल मोशन भी होता है, कॉल्ड एज रोलिंग मोशन। Now see, the rolling motion is having also the types. One is simply rolling motion and second is pure rolling motion. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है देखो। रोलिंग मोशन मतलब उसमें स्लिपिंग भी आ सकता है, स्लिपिंग नहीं भी आ सकता है, और प्योर रोलिंग में हमें स्लिपिंग नहीं चाहिए। मतलब देखो अगर ये बॉडी है, इसको मैंने ऐसे रोटेट किया, मतलब यहाँ से फोर्स लगा के छोड़ दिया। फोर्स लगाने के बाद ऐसा होगा कि ये बॉडी ऐसे कुछ देर के लिए स्लिप करेगी और फिर रोटेट करना स्टार्ट करेगी। मतलब कभी कभी वो स्लिप होगी फिर रोटेट होगी, स्लिप होगी फिर रोटेट होगी। मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन है तो स्लीपिंग होगा और फिर रोटेशन होगा। तो जहाँ पे स्लीपिंग होगा उसको हम प्योर रोलिंग नहीं बोलेंगे। प्योर रोलिंग हम किसको बोलेंगे? विदाउट स्लीपिंग, मतलब बॉडी बिना स्लीप किए रोटेट भी हो रही है और ट्रांसलेट भी हो रही है। तो विदाउट स्लीपिंग जो मोशन होगी उसको हम बोलेंगे प्योर रोलिंग मोशन। विदाउट स्लीपिंग जो मोशन होगी उसको हम बोलेंगे प्योर रोलिंग मोशन। मतलब इसको डिटेल में मैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक्सप्लेन करने के बाद बताऊंगी डिटेल में एग्जैक्टली होता क्या है, तब मैं आपको बताऊंगी। अभी फिलहाल आप बस इतना याद रखो कि जो बॉडी विदाउट स्लीपिंग रोलिंग मोशन करती है उसको हम बोलते हैं प्योर रोलिंग मोशन। देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ रोलिंग मोशन। इसके लिए वापस मैंने वही रिंग कंसिडर की है। वो रिंग का ये सेंटर है। रिंग लीनियर वेलोसिटी भी ट्रांसलेशनल मोशन में भी है और एंगुलर मोशन में भी, रोटेशनल मोशन में भी है, जिसकी एंगुलर वेलोसिटी हम ओमेगा से डिनोट कर रहे हैं और लीनियर वेलोसिटी हम वी से डिनोट कर रहे हैं। और सपोज कंसीडर करते हैं, आपको बोला गया है कि ये जो पार्टिकल है पी, इस रिंग के ऊपर एक पार्टिकल है पी, उसका आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। मतलब हमें क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हम किससे डिनोट करते हैं? एस से। ये पार्टिकल पी का हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कहाँ से? हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से उस पॉइंट को देख रहे हैं, और इस पी का हमें विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हम ग्राउंड पे खड़े हैं, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको हम डिनोट करेंगे इस सिंबल से, एस पी जी बार। डिस्प्लेसमेंट है, उसको वेक्टर है, मतलब मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी है। तो अभी देखो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको यहाँ पे दो मोशंस दिख रही है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड से। कौन सी मोशन दिख रही है? ये पार्टिकल आपको ऐसे रोटेट हुए दिखाई देगा और आगे भी जाते हुए दिखाई देगा। तो कंफ्यूजन होगा इस पार्टिकल का, डायरेक्टली दोनों मोशन निकालना। तो आप क्या करोगे? इसका सेंटर ऑफ मास कंसीडर करोगे। तो सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पहले निकालोगे। वो कौन सी मोशन में है? वो रहेगा ट्रांसलेशनल मोशन में, क्योंकि मैंने आपको बोला ये पार्टिकल ट्रांसलेशनल मोशन में ही होता है, वो रोटेट नहीं हो रहा है। तो आप क्या करोगे? पहले इसका निकालोगे, इसका डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालोगे और फिर उसमें ऐड कर दोगे इस पार्टिकल पी का रोटेशनल मोशन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। मतलब देखो, पहले हम इसको यहाँ से देख रहे हैं, सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है, और फिर हम लोग कंसिडर करेंगे कि हम अभी यहाँ पे है, और फिर आपको ये पार्टिकल ऐसे रोटेट हुए दिखाई देगा।
मतलब विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास p ऐसे रोटेट हो रहा है, तो हम उसका डिस्प्लेसमेंट लेंगे s ऑफ पार्टिकल p विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। मतलब देखो पहले हमने यहाँ पे खड़े होके ये सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशनल मोशन निकाल लिया, ट्रांसलेशनल मोशन का डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, और फिर हमने यहाँ पे खड़े होके इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकाल लिया। मतलब ये रहेगा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और ये रहेगा आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसको हम बोलेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि सेंटर ऑफ मास सिर्फ लीनियर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, प्लस ये हो गया आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल p विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऐसे रोटेट हो रहा है, मतलब ये हो गया आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये दोनों को ऐड किया तो आपको क्या मिलेगा, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, मतलब आपको क्या मिलेगा, रोलिंग मोशन का डिस्प्लेसमेंट लेंगे, जो कि ये है। जब मैं न्यूमेरिकल लूँगी तो आपको ये ठीक से क्लियर होगा। तो अभी देखो ये पार्टिकल p ऐसे रोटेट हो रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, v इंटू टी पर्टिकुलर टाइम के लिए, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, s डिवाइड बाय t। तो s इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये vt यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे, s इज इक्वल टू vt, मतलब इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट हमें क्या मिल रहा है, vt। अब यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, ये पार्टिकल p यहाँ से चलते चलते यहाँ तक आ गया, तो यहाँ पे इसने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, क्योंकि ये हो गया आपका विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और यहाँ पे हम ले रहे हैं अभी पार्टिकल p का विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, पार्टिकल p का विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये क्या होगा, पार्टिकल p का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ये हो गया पार्टिकल p का विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, कितना डिस्टेंस कवर किया, एंगुलर, जिसको हम डिनोट करते हैं थीटा से। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, जैसे यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, वैसे यहाँ पे क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम। तो ये हो गया आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो ये दोनों मिला के आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोलिंग मोशन मिलेगा। अंडरस्टैंड एवरीबडी। इसको एक न्यूमेरिकल लेके समझते हैं तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। बस इतना याद रखो कि रोलिंग मोशन में आपको दोनों डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करने हैं, लीनियर भी और एंगुलर भी, और फिर उसको ऐड करके जो फाइनल मिलेगा आपको वो रहेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोलिंग मोशन। चलो बच्चों, इसी चीज़ को एक न्यूमेरिकल लेके समझाती हूँ मैं, उससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। कंसिडर अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग रोलिंग मोशन विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एक पार्टिकल लिया जो कि एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ओमेगा वेलोसिटी से, एंड लीनियर वेलोसिटी मतलब स्ट्रेट लाइन में भी जा रहा है, v विथ सेंटर ऑफ मास। एक पार्टिकल लिया हमने, सपोज यही वो पार्टिकल लिया p जो कि एंगुलर वेलोसिटी के साथ सर्कुलर मोशन भी कर रहा है और लीनियर वेलोसिटी से आगे भी जा रहा है, मतलब वो रोलिंग मोशन कर रहा है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल p आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू पाई बाय 2 ओमेगा। मतलब आफ्टर टाइम t के बाद ये पार्टिकल कहाँ तक रहेगा, टाइम कितना दिया है, पाई बाय 2 ओमेगा। उस इतने टाइम के बाद ये पार्टिकल कहाँ पे रहेगा ये हमें निकालना है, उसका डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, मतलब s निकालना है। तो सबसे पहले ये न्यूमेरिकल को ठीक से समझ लो कि क्या दिया है एग्जैक्टली। अभी देखो मैंने आपको बोला कि जब ये पार्टिकल यहाँ से पास हो रहा है तो उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, s इज इक्वल टू वी टी, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो ये दोनों पहले हमें निकालने होंगे, उसके बाद हम लोग ये दोनों को ऐड करके आपको इसका फाइनल स्पीड, फाइनल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, सॉरी नॉट अ स्पीड, फाइनल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा ये दोनों को ऐड करने के बाद। तो कंसीडर करते सबसे पहले हम लोग s निकालते, उसके बाद थीटा निकालेंगे। देखो पहले दिया क्या है, गिवन ओमेगा उन्होंने दिया है v अपॉन आर, और टाइम कितना दिया है, पाई बाय 2 ओमेगा। तो फॉर्मूला पता है हमें, पहले निकाल लेते हैं s मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जो कि हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। तो s पहले निकाल लेते हैं, s कितना है यहाँ पे, v इंटू टी। तो पहले लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास में पहले निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू
v इंटू टाइम कितना दिया है π/2 ओमेगा। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू डाल दो v अपॉन आर, तो हमें मिलेगा v इंटू π/2 इंटू v अपॉन आर। तो ये v गेट कैंसल और ये r ऊपर मल्टीप्लाई होगा, मतलब s ऑफ t हमें क्या मिलेगा r पाई डिवाइड बाय 2। तो ये हमें मिला ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट मिला। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट। इधर ही निकालती हूँ। यहाँ पे देखो हमें थीटा निकालना है। थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा ओमेगा इंटू टी, दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी कितना दिया है π/2 ओमेगा। तो ये ओमेगा ओमेगा गेट कैंसल, थीटा इज इक्वल टू हमें मिलेगा π/2। अब देखो ये दोनों वैल्यूज याद रखो, थीटा इज इक्वल टू π/2 और s इज इक्वल टू r π/2। तो इसको मैं डायग्रामेटिकली समझाती हूँ, उससे आपको क्लियर होगा। देखो इसको रफ करती हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों s हमें कितना मिला r π/2 और थीटा कितना मिला π/2। तो यहाँ पे ये पार्टिकल कंसिडर करते हैं, इनिशियली ये पार्टिकल यहाँ पे था p, ओके। और टाइम t कितना दिया है π/2 ओमेगा। इतने टाइम के बाद वो चलते चलते यहाँ तक आ गया। कंसिडर करते हैं इतने टाइम के बाद वो चलते चलते यहाँ तक आ गया। देखो विजुअलाइज करो, थोड़ा अज्यूम करो, एक्सपीरियंस करो ये कंडीशन को। ये पार्टिकल p यहाँ पे था, चलते चलते यहाँ तक आ गया। तो यहाँ तक उसने लीनियर डिस्प्लेसमेंट s कितना कवर किया r π/2, इतना डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया। यहाँ से यहाँ तक जब वो आया तब उसने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया और वो ऐसे लीनियरली चला। बट सेंटर ऑफ मास मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसने कितना कवर किया π/2। तो पहले वो यहाँ पे था, अब यहाँ से कितना वो चला π/2। π/2 कहाँ तक होता है यहाँ तक होता है। ये 0, ये π/2, ये पाई, आपको पता है ना 0, 90, 270, सॉरी 0, 90, 180, 270, 360, ऐसे हम लोग चलते हैं। तो ये यहाँ तक आएगा, मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा 90। π/2 का मतलब क्या होता है 90। मतलब ये पार्टिकल लीनियरली इतना चला और रोटेशनल में वो कितना चला 90 डिग्री, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसने कितना कवर किया इतना। तो ये क्या है रेडियस, तो ये इतना पीछे आ गया है ना। ये पार्टिकल p यहाँ से चलते चलते इतना पीछे आ गया। तो हमें इसमें से r π/2 में से इतना r क्या करना होगा माइनस करना होगा। मतलब वो लीनियरली कितना चला r π/2 माइनस r, यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसका कितना हुआ r π/2 माइनस r। तो ये हो गया इसका s। तो इससे हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो देखो यहाँ पे आपको दोनों वेक्टर कंसीडर करने होंगे। पार्टिकल ऐसे एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसे चला और वाई एक्सिस के अलोंग कितना चला, वाई एक्सिस के अलोंग वो r जितना चला। तो आपको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, डिस्प्लेसमेंट हमें वेक्टर फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल p इज इक्वल टू एक्स एक्सिस के अलोंग वो कितना चला r π/2 माइनस r, और इसका x एक्सिस का यूनिट वेक्टर हम क्या देते हैं i क्या। मतलब पार्टिकल p x एक्सिस के अलोंग इतना चला प्लस y एक्सिस के अलोंग वो यहाँ पे था और कितना ऊपर गया r जितना ऊपर गया, यहाँ पे था यहाँ पे गया, मतलब कितना ऊपर गया वो r जितना ऊपर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस r j कैप। तो ये मिला आपको फाइनल डिस्प्लेसमेंट। ऐसे आपको कैलकुलेट करने होते हैं डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल्स। देखो आपको समझ में आए। सबसे पहले हमने क्या निकाला इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, मतलब हमने क्या निकाला s ऑफ, ये हमने निकाला SPG डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो सबसे पहले हमने निकाला s सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब स्ट्रेट लाइन में। तो ये हमें मिला r π/2 स्ट्रेट लाइन में माइनस r, यहाँ तक गया लेकिन वो पीछे आ गया, रोटेशनल की वजह से पीछे आ गया। तो हमने इस माइनस r कर दिया यहाँ पे। और x एक्सिस के अलोंग भी हमें देखना पड़ेगा। ये रोटेशनल मोशन में हमने क्या किया, इसका रोटेटिंग डिस्प्लेसमेंट निकाला, मतलब s ऑफ पार्टिकल p विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकाला। ओके, ये पूरा पार्टिकल हमने उसका पूरा रोटेशन का, रोलिंग मोशन का डिस्प्लेसमेंट निकाला है। तो इस फॉर्म में हमने उसको लिखा।
बट यहाँ पे ये अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस हमने डिनोट किया है डिस्प्लेसमेंट. ओके, दीज आर द नोट्स. इट इज़ पेज नंबर 94. रोलिंग मोशन आज हमने स्टडी किया. और प्योर रोलिंग में ये फॉर्मूला मैंने डाला है, बट फिलहाल आप बस इसको कॉपी कर लो, क्योंकि वेलोसिटी जब तक ख़त्म नहीं होता, वेलोसिटी जब तक मैं नहीं पढ़ाती तब तक आपको ये फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा. तो अभी बस इतना याद रखो, विदाउट स्लिपिंग मतलब प्योर रोलिंग मोशन. तो ये है पेज नंबर 94. ये है पेज नंबर 95, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल विच इज़ इन रोलिंग मोशन. यहाँ पे ये फॉर्मूला होप से आपको समझ में आया होगा. ये पार्टिकल को ग्राउंड से देखो और उसका ये न्यूमेरिकल जो हमने लिया, टॉपिक छोटा है बट एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा टाइम गया. तो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों. थैंक यू सो मच एंड बाय बाय. Various motions possessed by a rigid body. A rigid body possesses different types of motion. For example, translational motion, rotational motion, combination of translational and rotational motion. Translational motion. The motion of the block sliding down an inclined plane is translational motion. All the particles of the body move together. That is, they have the same velocity at any instant of time. Rotational motion. If we fix the rigid body, shown in the above figure, along a straight line, then the body will undergo rotational motion. The examples of rotational motion are motion of a ceiling fan, a potter's wheel, a merry-go-round, etc. In rotation of a rigid body about a fixed axis, every particle of the body moves in a circle, which lies in a plane perpendicular to the axis and has its center on the axis. Rolling motion. Rolling motion is a combination of translation and rotation motion. Let us consider the rolling motion of a circular disc on a level surface. At an instant, the point of contact P0 of the disc with the surface is at rest. If VCM bar is the velocity of center of mass, then the translational velocity of disc is equal to VCM bar, which is parallel to the level surface. Velocity V2 bar of any point P2 of disc is vector sum of VCM bar and VR bar, which is the linear velocity on account of rotation. Magnitude of VR bar is equal to R omega, where omega is angular velocity of rotation of the disc. At point P0 in the figure, the linear velocity VR bar due to rotation directed opposite to the translational velocity VCM bar at P0 is R omega, where R is the radius of the disc. As P0 is instantaneously at rest, therefore VCM bar is equal to R omega. Hence, for the disc to roll without slipping, the essential condition is VCM bar is equal to R omega. Kinetic energy of rolling motion. Total kinetic energy, K, is equal to Ke of translational motion of center of mass, Kt, plus Ke of rotational motion about center of mass, Kr. That is, K is equal to Kt plus Kr. 1. If m is mass of the body,
and VCM is velocity of center of mass of the body, then VCM square minus VCM square, kT is equal to 1 by 2 mVCM square, and Kr is equal to 1 by 2 I omega square, where I is moment of inertia of the body about the symmetry axis of the rolling body. Substituting in equation 1, K is equal to 1 by 2 mVCM square plus 1 by 2 I omega square. 2. VCM is equal to R omega. Therefore, omega is equal to VCM by R, and I is equal to mk square, where k is corresponding radius of gyration of the body. Substituting in 2, we obtain VCM by R whole square, k is equal to 1 by 2 mVCM square plus 1 by 2 mk square VCM by R whole square. K is equal to 1 by 2 mVCM square of 1 plus k square by R square. This is a general equation which applies to any rolling body, a disc, a ring, a cylinder, or a sphere.